अगर हमने अपनी मेहनत की कमाई को फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट करके रखा हुआ है ताकि बुरे समय में काम आ जाए, तो और उसके इंटरेस्ट को यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो एक बार का फिक्स डिपॉजिट आपको धीरे धीरे करते करते कई बार आपकी काफी सारी मदद कर देगा। अगर हम वैसे ही अपने पिछले के टॉपिक की कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने माइंड में स्टोर रखें, तो वो आने वाले सारे टॉपिक में, चाहे वो कोई भी सेमेस्टर क्यों ना हो, वो धीरे धीरे आपको उसका बेनिफिट देना स्टार्ट करता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमने पिछले सेक्शन में बात किया था एंटी माइक्रोबियल ड्रग के बारे में। उसमें हमने अलग अलग तरह के ड्रग के काम करने के तरीकों के बारे में देखा। उसके बाद हमने स्पेसिफिकली एक डिजीज ओरिएंटेड एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में बात किया। उसके भी कुछ ड्रग हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके एंटी लेप्रोटिक ड्रग के काम करने के तरीके। यहां पे आप पिछले वीडियोस को जो आपने देखा, सुना, समझा है, उनके पूरे कॉन्सेप्ट को यहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं और ये जो टॉपिक है वो आपके लिए यूं क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला ड्रग, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग, वह है आपका डेप्सोन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी लेप्रोटिक ड्रग डेप्सोन की फार्माकोलॉजी के बारे में। अगर मैं कहता हूं डेप्सोन का केमिकल बिहेवियर क्या है, केमिकल नेचर क्या है, कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, तो आप देखेंगे डाई अमाइनो डाइफेनाइल सल्फोन, इसको हम कह सकते हैं और इसको हम शॉर्ट में एब्रिवेट करते हैं DDS के मदद से। अगर मैं बात करूं कि इनकी एक्टिविटी किससे रिलेट करती है, तो ये जो आपके डेप्सोन है वो आपके सल्फोनामाइड से रिलेट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी, जो कि इनको पिछले सेक्शन में हमने डिनोट किया था, ये एक लीडर है एंटी लेप्रोटिक ड्रग के, ये एक एंकर का काम करते हैं। उसके पीछे की वजह भी यही है क्योंकि ये सिंपलेस्ट होते हैं, सबसे पुराना एंटी लेप्रोटिक ड्रग है, साथ साथ ये बहुत ही इकोनॉमिक है, चीपेस्ट है और इनका जो एक्शन है वो मोस्ट एक्टिव ड्रग है। इसके अलावा जो भी एंटी लेप्रोटिक ड्रग थे इस कैटेगरी के, सल्फोन कैटेगरी के, उनके प्रॉपर यूज ना होने की वजह से ये अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लीडिंग ड्रग है एंटी लेप्रोटिक ड्रग के रूप में। अगर मैं बात करूं इनके काम करने का तरीका यानी कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो यहां पे आपका इंटरेस्ट वसूल करने की बारी आती है। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये बिल्कुल सल्फोनामाइड के जैसा ही है और आपने इसको कीमोथेरेपी ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग में पढ़ा हुआ है। तो ये काम कैसे करेगा? दीज आर एज सेम एज सल्फोनामाइड व्हिच इनहिबिट द पावा means para amino benzoic acid incorporation into folic acid synthesis by the help of folate synthase। यानी कि ये फोलिक एसिड के बनने को आपके फोलेट सिंथेसिस की मदद से जो बनता है फोलिक एसिड बैक्टीरिया के लिए, इनके प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, इनहिबिट करते हैं। ये जो फोलिक एसिड बनता है वो कैसे बनता है? फोलिक एसिड हमारे लिए तो हमें अपनी डाइट से मिलता है, लेकिन बैक्टीरिया को इनको यूज करना पड़ता है, सिंथेसाइज करना पड़ता है। सो ये जो फोलिक एसिड है वो एक्चुअली में बैक्टीरिया के न्यूक्लिक एसिड यानी कि अगर मैं बात करूं एग्जांपल की, तो उनके डीएनए और आरएनए जैसे जेनेटिक मटेरियल के बनाने में, उनके प्रोसेसिंग होने में बहुत मदद करता है। तो अगर ये बैक्टीरिया अपना फोलिक एसिड को यूज करते हुए ये आपके न्यूक्लिक एसिड बना ले, तो बैक्टीरिया तो सर्वाइव करेगा, डीएनए की मदद से रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, देन मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा। हमको इसको वो होने ही नहीं देना। किस बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के, लेप्रा जो बैसिलस है, इनके करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। तो जब हम इनको डेप्सोन देंगे तो ये उनके फोलिक एसिड के बनने को इनहिबिट कर देगा और अल्टीमेटली फोलिक एसिड नहीं बनेगा। ये फोलिक एसिड नहीं बनेगा तो न्यूक्लिक एसिड के जो कंपोनेंट थे रूप में हमने यूज किया, तो उसके बाद आपका डीएनए, आरएनए कैसे बनेगा, फिर आगे की जो सीरीज है स्टेप बाय स्टेप अफेक्ट होती जाएगी और अल्टीमेटली बैक्टीरिया के ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल मैनर में, स्टैटिक मैनर में इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये उनके काम करने का लॉजिक हुआ। अगर इसी को एक लाइन के इक्वेशन के रूप में देखना चाहें तो पिछले वीडियो की तरह एकदम सिंपल सा है। ये देखिए, पाबा को यूज करते हुए फोलिक एसिड सिंथेसिस की मदद से डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बदलते हैं, जिनको बैक्टीरिया ग्रोथ के रूप में यूज करते हैं और अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को पूरा करते हैं। हमारा सल्फोनामाइड इसी पे अफेक्ट कर रहा था फोलिक एसिड सिंथेसिस को, तो यहां भी डेप्सोन इसी जगह पे अफेक्ट करेगा। तो क्यों नहीं एक बार हम इसको एनिमेशन की मदद से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए अब हम आपको दिखा रहे हैं आपके सल्फोनामाइड और इनके जो एक और ड्रग हैं, इनके काम करने के तरीके को, उसको देखिए। वापस आते हैं फिर व्हाइट बोर्ड सेक्शन में। आज हम बात करने वाले हैं आपके सल्फोनामाइड और ट्राइमेथोप्रिम के काम करने का तरीका, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये जो ड्रग हैं एंटीबायोटिक के रूप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने आपके लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में एनिमेशन वीडियो बनाए हैं ताकि ये आपको एक नहीं दो जगह काम आ सकें। जी हाँ, आज आप ये वीडियो देख रहे हैं वो तो आप अपने कीमोथेरेपी ऑफ एंटीबायोटिक में यूज करेंगे ही करेंगे एज अ मैकेनिज्म एक्शन फॉर सल्फोनामाइड एज वेल एज ट्राइमेथोप्रिम।
लेकिन इसके बाद जो यूनिट शुरू होगा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, उसके अंदर भी अगर हम बात करेंगे सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का, तो उसके अंदर एक PAS पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड कैटेगरी के ड्रग आएंगे, जिनके जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल आपके सल्फोनामाइड के काम करने के तरीके जैसा ही होगा। सो एक वीडियो से आपको दो जगह फायदे होंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके काम करने के तरीके यानी कि सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल को। ये जो फोलिक एसिड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी ग्रोथ के लिए, ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट जानने के लिए कि जो फोलिक एसिड की सिंथेसिस है वो हम अपने डाइट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने फोलिक एसिड के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनकी सिंथेसिस करेंगे। तो हमारे ऊपर इस तरह के जो सल्फोनामाइड ड्रग हैं या ट्राइमेथोप्रिम ड्रग हैं, इनका इफेक्ट नहीं पड़ता फोलिक एसिड के रिगार्डिंग, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाए जाने वाले फोलिक एसिड के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं और अल्टर करते हैं। तो हम स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के करस्पॉन्डिंग बात कर लेते हैं। ये रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सेल। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ प्रिकर्सर होते हैं जो कि आगे जाकर के फोलिक एसिड के बनाने में मदद करेंगे, शुरुआत करेंगे। यह है पेप्टिडिन प्रिकर्सर और साथ में पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में पाबा कहते हैं। ये जो आपके पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड और पेप्टिडिन प्रिकर्सर हैं वो एक स्पेसिफिक एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होंगे। ये पहले एंजाइम के बारे में बात कर लें। ये एंजाइम है डाईहाइड्रोप्टेरेट सिंथेटेज। ये इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूटामेट की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट होंगे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड। ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक अगले प्रिकर्सर के लिए। अभी तक जो ऊपर का प्रोसेस देखा आपने वो स्पेसिफिक रेफरेंस टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। इसके बाद डाईहाइड्रोफोलिक एसिड का फर्दर कन्वर्जन होगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, और ये दोनों जगह हो सकता है, ह्यूमंस में भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी। तो इसको हम कंसीडर करते हैं फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल एज वेल एज ह्यूमन सेल। ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होता है, लेकिन इसके लिए कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके लिए एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, और इस डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के साथ साथ कुछ में इसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी हो रही होगी। यहाँ पे इस प्रोसेस में 2NADPH + 2H ये कन्वर्ट कर रहे होंगे आगे जाकर के 2NADP में। अब इन प्रोसेस के थ्रू, इन बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू ये आपका डाईहाइड्रोफोलिक एसिड कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है बैक्टीरिया के रिगार्डिंग अगर बात करें तो उनके सर्वाइवल के लिए। ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड आगे जाकर के किस चीज़ों में यूजफुल होता है वो भी देख लें, वो भी जरूरी है। ये तीन मेन चीज़ों को परफॉर्म करने में मदद करता है। पहला है अमाइनो एसिड सिंथेसिस और दूसरा है प्यूरिन की सिंथेसिस, तीसरा अगर हम बात करते हैं तो थायमिडीन की सिंथेसिस। ये तीनों बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम जिस करस्पॉन्डिंग में बात कर रहे हैं वो ये था कि बैक्टीरिया कैसे अपने लिए फोलिक एसिड को यूटिलाइज करते हैं और सर्वाइव करते हैं। अब हमको बैक्टीरिया को खत्म करना है, बैक्टीरिया को किल करना है, इसीलिए इस बैक्टीरिया के जो बेसिक स्टेप्स थे फोलिक एसिड सिंथेसिस की, इनको हमको इनिबिट करना है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो सल्फोनामाइड है वो कहाँ पे और कैसे काम करेगा, वैसा ही हमारा ट्राइमेथोप्रिम कहाँ और कैसे काम करता है। कंसीडर करते हैं सबसे पहले सल्फोनामाइड को। ये रहा सल्फोनामाइड जो आप अपने स्क्रीन पे बैक्टीरिया सेल के अंदर देख सकते हैं ब्लिंक करता हुआ। ये सल्फोनामाइड कन्वर्ट करने के प्रोसेस को रोकता है। किसके कन्वर्जन? आपके पेप्टिडिन प्रिकर्सर पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड को यूटिलाइज करते हुए डाईहाइड्रोफोलिक एसिड में बनने को विद द हेल्प ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस। तो ये डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस को ही अफेक्ट करेगा, इनहिबिट करेगा। तो जब ये इनहिबिट करेगा तो डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस काम नहीं करेगा और इसी कारण से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड यहाँ पे अब नहीं बन पाएगा। दूसरा जो आपका ट्राइमेथोप्रिम है वो नीचे देखेंगे आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्राइमेथोप्रिम, ब्लिंक कर रहे हैं हम, इसको दोबारा देखें। ये ट्राइमेथोप्रिम आपके डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा, इनकी कन्वर्जन को कन्वर्ट करने से रोकेगा। तो ये इनके काम करने का जगह हुआ, ये इनको इनहिबिट करेंगे। इनके इस इनहिबिट करने की वजह से, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करने की वजह से फाइनली हमारा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड अब नहीं बन पाएगा। और इन दोनों के ना बनने की वजह से जो नीचे के आप प्रोसेस देख रहे हैं, अमाइनो एसिड सिंथेसिस, प्यूरिन सिंथेसिस और थायमिडीन सिंथेसिस, वो अफेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से हमारे जो सल्फोनामाइड है, ट्राइमेथोप्रिम है, इन्होंने अपना काम किया। ये था सिंपल सा 1-to-1 फ्लो चार्ट की मदद से आपके ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन।
तो आपने देखा एनिमेशन के थ्रू कैसे हमारा सल्फोनामाइड काम करता है, मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया 1-to-1 सीक्वेंस के यूज से। अब आगे बढ़ते हैं डेप्सोन के बारे में देखना। तो जो आपका एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है डेप्सोन का, या यूं कहूं कि एंटी लेप्रोटिक एक्टिविटी है इस डेप्सोन का, इसको एंटागोनाइज कर सकता है कोई, तो वह है आपका पाबा। मतलब क्या हुआ, देखिए स्टार्टिंग से समझें, ये जो पाबा है इसको यूज करते हुए बैक्टीरिया अपने लिए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में फोलिक एसिड बनाता है। तो अगर हम पाबा के यूटिलाइजेशन को ही अफेक्ट कर रहे हैं तो फोलिक एसिड नहीं बन रहा। लेकिन अगर कहीं से पाबा की प्रेजेंस मिलती है, पाबा कहां से मिलता है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपके ऐसे वुंड में जहां पे पस बन रहा हो, तो उस पस में भी आपकी इस पाबा की अवेलेबिलिटी इंश्योर हो सकती है। तो वहां पे अगर बैक्टीरिया को पाबा मिल रहा है तो आपके इस फोलिक एसिड सिंथेसिस के इनहिबिट होने के बावजूद ये जो बैक्टीरिया है वो पाबा के एक्सेस को यूज करते हुए अपने लिए अपना काम करने के लिए फोलिक एसिड बना लेगा। तो अगर आपने फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाले ड्रग दिए हैं, डेप्सोन दिया है, तो और साथ में पाबा भी उसको बैक्टीरिया को मिल रहा है, तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पाबा तो कहीं और से मिल जा रहा है, भले आप उसको अफेक्ट करें, सो ये एंटागोनाइज कर देगा। दूसरा अगर देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो इसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए। सो लेप्रोस्टेटिक, कौन सा, लेप्रोस्टेटिक, स्टेटिक का मतलब यहां पे है कि ऐसे ड्रग, ऐसे एंटीबायोटिक, ऐसे एंटी लेप्रोटिक ड्रग जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री के ग्रोथ को कम करे, कंप्लीटली इरिगेट ना करे, दैट इज स्टैंड्स फॉर स्टैटिक। अगर ये खत्म करता पूरा तो ये आपका कहलाता है सीडल, बट इज नॉट सीडल, इट इज अ स्टैटिक। लेकिन ये जो एक्टिविटी है उसकी खास बात क्या है, दिस एक्टिविटी, इट मींस लेप्रोस्टेटिक एक्टिविटी इज सीन एट वेरी लो कंसंट्रेशन, यानी कि बहुत ही कम डोज पे आपको इस तरह का लेप्रोस्टेटिक एक्टिविटी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम दूसरे तरह के बैक्टीरिया में उनके इस फोलिक एसिड के सिंथेसिस को कम करना चाहेंगे तो उसके लिए हमको बहुत हायर डोज पे देना पड़ेगा, और हायर डोज पे यानी कि हायर कंसंट्रेशन देने की वजह से बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट, अनवांटेड इफेक्ट मिलेंगे। दैट इज व्हाई इट इज नॉट एज यूजफुल फॉर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ इट्स हायर डोज रिक्वायरमेंट। आगे की बात करते हैं, द कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ ये उसके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा है। व्हाट इज फार्माकोकाइनेटिक, रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक लाइन में समझते हैं। जो भी ड्रग हम लेते हैं, जो कोई भी ड्रग हम लेते हैं, इस ड्रग के रिस्पांस में हमारी बॉडी जो जो एक्टिविटी करती है उस ड्रग के साथ, उस लिए गए ड्रग के रिस्पांस में, ये सिंपली कहलाता है फार्माकोकाइनेटिक। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पढ़ना है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और फाइनली बॉडी से बाहर निकलने का प्रोसेस यानी कि एलिमिनेशन। और ये पूरी चीजें आपके डेप्सोन के लिए क्या इंपॉर्टेंट रखती है वो हमको देखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है ओरल रूट से, कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो सकता है। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो कंसंट्रेटेड जो इनका लेवल है, अब एब्जॉर्ब हुआ है तो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, ऐसा नहीं कि एक जगह आके रुक गया तो वो वहीं पे रुके। ऐसा होता है तो कम्बलेशन इफेक्ट मिलेगा और उसको आपको हायर से हायर टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि वो एक जगह ही रुक रहा है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। बट अगर ये बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये जो हमारा डेप्सोन है वो बेसिकली स्किन में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहां भी एक कंडीशन अप्लाइड है जिसको आप यहां पे देख सकते हैं, इसको आप हैज मार्क कर लें। ऐसे स्किन के पास ज्यादा मूव करता है जो स्किन ऑलरेडी अफेक्टेड है या यूं कहूं कि इन्फेक्टेड है आपके लेप्रोटिक टाइप के बैक्टीरिया से। तो जो नॉर्मल व्यक्ति होगा जिसको लेप्रोसी नहीं है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री का इन्फेक्शन नहीं है, उनकी तुलना में ऐसे व्यक्ति के स्किन पे ज्यादा मूव, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको ये लेप्री यानी कि कुष्ठ की बीमारी है, उनके में ज्यादा मूव करेंगे। स्किन के बाद जो आगे मूव करता है वह है मसल्स, लीवर और किडनी, इन पे भी ये हाईली डिस्ट्रीब्यूट होता है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनके मेटाबॉलिज्म की, हाईली मेटाबोलाइट होगा ये तो आपके लीवर में, लेकिन इनका जो मेटाबोलाइट है वो क्या करता है, लीवर में मेटाबोलाइट हुआ, एक्सक्रीटेड इन बाइल, ये जो है वो बाइल में एक्सक्रीट होंगे। लेकिन बाइल के बारे में आप जानते हैं, बाइल यूज होता है डाइजेशन के साथ साथ भी, और ये वापस से रिस्टोर हो जाता है या यूं कहूं कि रीएब्जॉर्ब हो जाता है आपके इंटेस्टाइन में। तो यहां से ये लीवर में मेटाबोलाइज हुए, बाइल में एक्सक्रीट हुए, वापस से रीएब्जॉर्ब हो गए आपके इंटेस्टाइन में। तो वापस से रीएब्जॉर्ब होगा मतलब इनका एलिमिनेशन होल सोल पूरा पूरा बाइल से नहीं हुआ। तो ये कैसे एलिमिनेट होंगे, फिर आगे जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक कॉन्सिक्वेंस है, फेजेस ऑफ मेटाबॉलिज्म है, अकॉर्डिंगली ये अल्टीमेटली एलिमिनेट होते हैं आपके यूरिन से। सो यूरिन से एलिमिनेट होने का मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति जिनको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई उनके नेफ्रॉन से रिलेटेड कोई दिक्कतें हैं, नेफ्रोटॉक्सिटी हो गई हो किसी और ड्रग के यूज करने की वजह से, या नेफ्रो में कोई फेलियर हो गया हो, तो उनको इस तरह के ड्रग के एक्यूमुलेशन की होने की संभावना थोड़ी सी बनती हुई है। वो हर एक ड्रग के साथ एप्लीकेबल है अगर रीनल फेलियर होगा तो।
क्यों? लीवर फेलियर के साथ साथ ये आप जो लीवर है हेपेटिक फेलियर ये भी देख सकते हैं। हमने बात किया था ड्रग अफेक्टिंग फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एक्शन, तो उसमें आपने लीवर के स्टेट भी देखा, आपके किडनी का स्टेट भी देखा, वही चीज हमने कीमोथेरेपी में भी देखी थी, तो ये आप यहां से समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं इनके अनवांटेड इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। यूं तो ये जो ड्रग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से टॉलरेट किए जा सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को 100 mg पर डे या इससे कम का डोज दिया जाए अंडर द थेरेप्यूटिक वैल्यू ऑफ दिस एंटी लेप्रोटिक ड्रग, तो इसके अनवांटेड इफेक्ट देखने की संभावना बहुत ही कम होती है। फिर भी अगर कभी डोज ज्यादा हुआ या कभी कभी अनसर्कमस्टांसेस की वजह से यहां पे हमको जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो अलग अलग तरीके के हैं। कुछ बहुत ही कॉमन है, यूजुअल है, और कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक है, और कुछ को इनको अलग से डेप्सन सिंड्रोम के साथ या इस कैटेगरी में रखा भी गया है। अगर मैं बात करता हूं बहुत कॉमन के सिम्टम्स की, तो दीज आर वेरी इजी। एनोरेक्सिया, भूख का कम लगना, नोजिया, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, इसके बाद एग्जैक्टली वोमिटिंग, फिर फीवर, रैशेस, डर्मेटाइटिस, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर मैं बात करता हूं इनके साथ कुछ जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातों को, तो यहां पे एक नोट के रूप में भी हम इसको समझेंगे। तो क्या कहता है, आयरन प्रिपरेशन शुड बी गिवन टू प्रिवेंट द एनीमिया, क्योंकि इसका जो साइड इफेक्ट है एक और जो यहां पे हम आपको एक्सप्लेन करना था वह है एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब एनीमिया ही है, एक प्रकार से हीमो के लाइसिस हो जाने की वजह से, यानी कि ब्लड यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी। तो क्या करना चाहिए, नोट के रूप में दिया हुआ है, अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको आयरन प्रिपरेशन देना चाहिए ताकि इसके लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन को अपन बैलेंस करते हुए चले, मेंटेन करते हुए चले। ये बेसिक जानकारी हुई। अब हम देखें तो इनके अदर जो साइड इफेक्ट है, अदर जो एक ऐसे इफेक्ट जो हमको नहीं चाहिए लेकिन जो थोड़े से नॉर्मल से ऊपर ध्यान देने वाले हैं, थोड़ा सावधानी रखने वाली है, वो क्या क्या है? वो है फोटोटॉक्सिसिटी, हाइपर मिलेनोसिस, कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाएगा, फोटो से आपको दिक्कत मिलेगी, लाइट के प्रेजेंस में थोड़ी सेंसिटिविटी बढ़ने लगेगी। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अनवांटेड इफेक्ट हैं जो एसोसिएटेड हैं। और अगर मैं बात करूं इनके सेलफोन की जो डेप्सन किस कैटेगरी का बिलोंग करता है उसकी, तो सेलफोन सिंड्रोम क्या है? सेलफोन सिंड्रोम हम बोल सकते हैं अगर किसी व्यक्ति ने 4 से 6 वीक के लंबे ड्यूरेशन तक इस तरह के ड्रग को यूज करना स्टार्ट किया है, तो उसको आपको फीवर और लिम्फ नोड इनलार्जमेंट इस तरह की प्रॉब्लम होगी। उनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एनीमिया तो हमने डिस्कस किया ही है। और ये जो एनीमिया, ये जो आपके अदर टाइप ऑफ सिंड्रोम है, ये उस व्यक्ति के साथ ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं जिनको मॉल न्यूट्रिस्ट पर्सन जो होते हैं, जिनके में न्यूट्रिशन की कमी होती है, इनके में हमको इस तरह के अनवांटेड इफेक्ट ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। सो फ्रेंड, आज के इस वाले पार्ट में हमने एंटी लेप्रोटिक ड्रग का सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग में से एक डेप्सोन के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां, इनके यूज, इनकी फार्माकोकाइनेटिक के बारे में डिस्कस किया। अगर मैं आज के टॉपिक का रेफरेंस के बारे में बात करूं तो हमने इसको 2 बुक से मिला करके लिया है। इसके अंदर आप समझ सकते हैं केडी त्रिपाठी और सतोस्कर, साथ साथ पी जगदीश प्रसाद की बुक को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।